कमलेभ्यो नमः। महाराष्ट्री पांडुलिपियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं। उनमें से 25 से 30 लाख पांडुलिपियां जैन आचार्यों की लिखित ग्रंथ हैं। महाराज जी, अभी तक बहुत ही कम ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रकाश में आ पाए हैं। इन ग्रंथों के प्रकाशन, संरक्षण, संवर्धन के लिए हम क्या प्रयास करें, इस हेतु आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, हमारे धरोहर है हमारा साहित्य, और निश्चित वर्तमान में जो भारतीय साहित्य है उसमें जैन साहित्य का विपुल भंडार, और जैन साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि जैन साहित्य किसी भाषा और प्रांत से नहीं बंधा, क्षेत्र से नहीं बंधा। हर भाषा में, हर क्षेत्र में जैन साहित्य उपलब्ध है, और ऐसे पांडुलिपि ग्रंथों का संरक्षण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के संदर्भ में जो संरक्षण हम कर रहे हैं, चूँकि हम डिजिटल युग में आ गए हैं, तो पहला प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि हम इन सब का डिजिटलाइजेशन करें, डिजिटलाइज करें। दूसरी बात, जो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, एक बार लोगों ने बिना सोचे समझे सबको लेमिनेट कर दिया, सारी पांडुलिपियां नष्ट भ्रष्ट हो गई, वो पन्ने एक दूसरे से चिपक गए, हमारी बहुत बड़ी धरोहर चली गई। तो प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने की पूरी एक तकनीक है। मैं सभी से कहूँगा कि अपनी पांडुलिपियों को संरक्षित करें, और यदि कोई आपके बीच आते हैं कि हम संरक्षण करना चाहते, तो सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि को पहचाने कि ये संरक्षण करने की योग्यता रखता है या नहीं, पांडुलिपि के बारे में इसे कितना ज्ञान, इसका पूरा कोर्स है। मेरे जैसा मुनि या कोई त्यागी विद्वान भी आपसे कहे तो तब तक उसे आप भाव मत देना जब तक वो इसमें दक्षता न प्राप्त करे। जानकारी के अभाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब लोगों को थोड़ा समझ में आया, लेकिन तब तक हमने बहुत कुछ खो दिया। तो इसके पूरे कोर्स होते हैं। विपुल भाई ने इस दिशा में काम किया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, और ये इस दिशा में आगे भी काम कर रहे। समाज में जागरूकता लानी चाहिए। जो कृतियाँ प्रकाशित हो गई है वो अलग है, लेकिन जो प्रकाशित हो नहीं हुए उन्हें पूरी तरह संरक्षित करके उन्हें संपादित कर प्रकाशित करें, और जो प्रकाशित हो गई है उनके मूल स्वरूप को हम सुरक्षित रखने के लिए उनको हम उस रूप में करें। और एक उपक्रम और जो देश भर में चल भी रहा है, हमें और चलाना भी चाहिए, कि हम अपने ग्रंथों को, आज सुविधा बढ़ गई है ताम्रपत्र में अंकित कराने की। CNC के माध्यम से हम उन्हें बहुत आसानी से ताम्रपत्रों में अंकित कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम है, जब तक क्लाउड है तभी तक है। क्लाउड्स खत्म हो गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो धरोहर को बचाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो ताम्रपत्र है। हर मंदिर में मूल ग्रंथों को ताम्रपत्रों में अंकित करके रखवाना चाहिए। ये परिपाटी विकसित होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पंचकलानक होते वहाँ भी होना चाहिए। एक योजना बना लो तो इसकी शुरुआत राहतगढ़ से ही हो जाए। और हम आज बैठ के विचार करेंगे, और यहाँ प्रमुख ग्रंथों की क्या उसकी लागत आदि निकले सो निकाल लो, और अलग अलग परिवार मंदिरों में मूल ग्रंथों को रखना भी एक भारी काम है। जितने को संरक्षित रख सके उतने हिसाब से ताम्रपत्रों में मूल गाथाओं और उनके मूल संस्कृत टीकाओं को संरक्षित करने का उपक्रम करना चाहिए। एक कार्य योजना बनाओ, श्री गणेश इस पंचकल्याणक से हो जाए। यहाँ की प्रशस्ति का सार बता दो। हाँ, विपुल जी शास्त्री। हाँ, भराश्री, यहाँ की प्रशस्ति जो है
उसमें यहाँ की जो स्थापना की है वह स्थापना भट्टारक काल में हुई है। उस भट्टारों के नाम श्री मूल संघ में, बलात्कार गण में, सरस्वती गच्छ में, आचार्य कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में, श्री सुरेंद्र कीर्ति, उसके बाद श्री जिनेन्द्र कीर्ति, फिर भट्टारक श्री देवेंद्र कीर्ति, फिर भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में, और उनके जो शिष्य थे पंडित जयचंद्र, उनके सानिध्य में 1890 संवत, विक्रम संवत 1890 में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को इसकी स्थापना हुई थी, लगभग आज से 193 साल पहले, और 2032 में इसको 200 साल पूर्ण हो जाएंगे। राहतगढ़ वालों, 2032 में ज़्यादा दिन नहीं बचे, 25 तो ख़त्म होने वाला है, 7 साल बचे हैं। 2032 की कार्तिक की चतुर्दशी के पहले अभी से प्लान कर लो, भव्य अनुष्ठान करो और गंज मंदिर का द्विशताब्दी महामहोत्सव मनाने की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। बृहद पैमाने में जैसे पंचकलाना का आप लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए।